आज इस वीडियो में यूपी की सबसे वीवीआईपी असेंबली सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। वीवीआईपी इस संदर्भ में कि जब उस सीट का नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ भी उसका प्रचार करते हैं और नरेंद्र मोदी भी। उस सीट का नाम है जेवर। गौतम बुद्ध नगर में जो 3 सीटें हैं, नोएडा, दादरी, जेवर, आज चर्चा जेवर की। और जेवर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने दनकौर की रैली में जेवर से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, सपा का कौन हो सकता है, आइए इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं जेवर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। बसपा ने सतवीर नागर को जेवर से प्रत्याशी बनाया। आकाश आनंद ने किया ऐलान। ये अभी कुछ दिन पहले रैली हुई थी दनकौर में, वहां आकाश आनंद ने शानदार स्पीच दी और थोड़ा जनजी को भी कनेक्ट किया, बीजेपी पर भी अटैक किया, सपा पर भी हमले किए और आकाश आनंद ने सतवीर नागर के नाम का ऐलान कर दिया। और सतवीर नागर दादरी से विधायक भी रह चुके हैं, पुराने बसपाई हैं। बीच में 2022 के असेंबली इलेक्शन के बाद इन्हें नरेंद्र भाटी डाड़ा के साथ पार्टी से निकाल भी दिया गया था कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ ये खबर है और ये ग्रेटर नोएडा से लिख रहे हैं कि सांसदी लड़ चुके हैं। ये थोड़ा शब्द गलत है, गौतम बुद्ध नगर से सांसदी लड़ चुके हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा कोई लोकसभा सीट नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है। और देखिए कौन है सतवीर सिंह नागर, जिन्हें पहले बसपा ने किया था बाहर, अब पार्टी ने बना दिया जेवर से प्रत्याशी। यह पूरी रिपोर्ट सतवीर नागर के प्रोफाइल के बारे में की गई है और यहां एक टर्म यूज किया गया था। हाँ, सतवीर नागर ओबीसी वर्ग के गुर्जर जाति से आते हैं। दादरी विधानसभा सीट से 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके अलावा 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें गौतम बुद्ध नगर से संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। यहां ये रिपोर्ट भी थोड़ी सी गलत है, किस डिजिटल मीडिया की मैं देखूंगा अभी। 2019 में तो थे, 2024 में नहीं थे, 2024 में राजेंद्र सोलंकी थे। तो ये है न्यूज 18 की रिपोर्ट, यहां एक करेक्शन है। अब मैं बात करता हूं सतवीर नागर पे, फिर आऊंगा सपा पे, फिर आऊंगा भाजपा पे। सतवीर नागर, इनके नाम का ऐलान हो गया है। 2027 में जेवर से ये बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी ने इन्हें टिकट दिया था। और देखिए तब हुआ क्या था, जरा एक बार लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बात सतवीर नागर की हो रही है। तो देखिए वहां हुआ क्या था। 2019 में आपको पता है 14 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। और यहां देखिए महेश शर्मा, बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट, 8,30,000 वोट महेश शर्मा को मिला था। दूसरे नंबर पर यही थे बीएसपी के सतवीर नागर, 4,93,000 वोट, यानी करीब करीब 5 लाख वोट मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। और 3,36,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से महेश शर्मा जीते थे। अब आपको पता होगा कि 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े थे और चूंकि नोएडा गृह जनपद है बहन जी का, मायावती का, तो इस वजह से यह सीट बीएसपी के खाते में गई थी। और कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन यहां बहुत ही निराशाजनक था, सिर्फ 3% वोट। ये लोकसभा की बात कर रहा हूं। अब लौटते हैं हम असेंबली इलेक्शन में। यहां एक बात गौर करने लायक होगी, ये जो जेवर विधानसभा सीट है ये बीएसपी का गढ़ रहा, बीजेपी का वर्तमान गढ़ है, लेकिन सपा को यहां कामयाबी नहीं मिली है। ये देखिए होरम सिंह, लक्ष्मीचंद और होरम सिंह, 91, 93, 96 यहां बीजेपी जीती। फिर आया बीएसपी का दौर, बीएसपी ने यहां मजबूत किला बनाया। नरेंद्र कुमार, होरम सिंह और वेदराम भाटी, ये बसपा का गढ़ रहा 2002 से 17 तक। ठीक है, अब 2017 में धीरेन्द्र सिंह जो कि कांग्रेस में थे लंबे समय तक, मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो भी करंट जेवर से एमएलए हैं, वो करीब 30 सालों तक कांग्रेस से एसोसिएट थे। और एक भट्टा पारसोल कांड आपको याद होगा, किसानों और पुलिस में बड़ा संघर्ष हुआ था, 2 किसानों की जान गई थी, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। उस समय बहन जी यूपी की सीएम थी और कुछ ऐसे केस जिससे बीएसपी सरकार की तब बड़ी किरकिरी हुई थी, उसमें एक भट्टा पारसोल केस था। कहा जाता है कि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की ही बाइक पर परी चौक से भट्टा पारसोल तक राहुल गांधी बाइक पर बैठ गए थे, क्योंकि वो प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए राहुल गांधी चले गए थे उस गांव तक। आपको याद होगा, बहुत चर्चित ये केस था भट्टा पारसोल कांड। और इससे राज्य सरकार को और तब की बीएसपी सरकार को
बड़ी असहज हो गई थी सरकार। अब देखते हैं, तो ये ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं जेवर की सीट पर। 2017 का चुनाव आने से कुछ हफ्ते पहले वो बीजेपी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त बीजेपी के यूपी अध्यक्ष थे, उनकी ही अगुवाई में बीजेपी चुनाव में गई थी। तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी क्रेडिट माना जाता है कि धीरेन्द्र सिंह जैसे एक कांग्रेस के बड़े स्तंभ को उठाकर वो बीजेपी में लाए। धीरेन्द्र सिंह 2017 जीते, 22 जीते। और कुछ मीडिया पोर्टल्स पर जब मैंने धीरेन्द्र सिंह की कुछ बाइट देखी थी, वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी आपका विधायक रहेगा, या ऐसा कुछ वो कह रहे थे कि मानो बीजेपी के टिकट ऐलान से पहले ही वो कह रहे हैं कि मैं ही हूं यहां का प्रत्याशी। इस तरह की बातें वो मीडिया पोर्टल पे मैंने सुनी थी। अघोषित तौर पर खुद के ही नाम का ऐलान कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए, यहां ये हो गया कि भाई बीएसपी पहले ये मंदिर आंदोलन की वेव जो थी 91 वाली, तब बीजेपी का गढ़, उसके बाद बीजेपी के किले में सेंधमारी की बीएसपी ने, और फिर अब फिर से जेवर बीजेपी का मजबूत किला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट इलेक्शन जो 2022 में हुआ था जरा एक बार देख लेते हैं, क्या स्थिति है राजनीतिक दलों की जेवर में। धीरेन्द्र सिंह को 1,17,205 वोट मिले, ये धीरेन्द्र सिंह है। 1,17,205 वोट मिले ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। अब आरएलडी से अवतार सिंह भड़ाना, ये इंटर स्टेट कैंडिडेट हैं, बड़ी चर्चा होती है इनकी हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में। अवतार सिंह भड़ाना 60,890 वोट मिले, ठीक है, यानी 56,000 वोटों से इनकी हार हुई अवतार सिंह भड़ाना की। अब यहां एसपी आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। अभी तो रिश्ते एकदम तनावपूर्ण हैं, बहुत तनावपूर्ण हैं। आप देख रहे होंगे कि आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे पश्चिमी यूपी में, इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो आरएलडी को यहां 56,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी ने यहां नरेंद्र भाटी को टिकट दिया था, उन्होंने 45,000 वोट पाए। अच्छा, ये नरेंद्र भाटी वो नरेंद्र भाटी नहीं है, जरा इसका ध्यान रखिएगा। ये युवा प्रत्याशी थे बीएसपी के। 45,256 वोट इनको मिला था, कांग्रेस 3200 वोट। तो कुल मिला के 56,000 वोट से धीरेन्द्र सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया था, खुद भी चूंकि वहां से ये सिटिंग एमएलए थे और 22 में भी ये जीत गए। अब देखिए 2017 में क्या हुआ था। 2017 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, 2017 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है उस वक्त सत्ता में कौन थी? सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि 12 से 17 तक थी। तब देखिए जेवर में क्या हुआ। बीजेपी धीरेन्द्र सिंह कुछ दिन पहले आते हैं, बीजेपी से टिकट पाते हैं और 1 लाख से ज्यादा वोट पाते हैं। 1,02,000 वोट धीरेन्द्र सिंह को मिलता है, 1,02,000 वोट। अब उसके बाद बीएसपी देखिए 2017 में बीएसपी वेदराम भाटी 80,000 के ऊपर वोट पाते हैं। अब आपको पता होगा कि 2017 में बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस देखिए आप, जेवर में अच्छा परफॉर्मेंस है। 22,000 वोटों के अंतर से हार हुई है, वेदराम भाटी को बहुत अच्छे वोट मिले हैं। सपा की ओर से नरेंद्र नागर 13,000 वोट मिले, यानी सपा के कैंडिडेट की परफॉर्मेंस यहां खराब थी। आरएलडी के कमल शर्मा सिर्फ 9,000 वोट, यानी यहां टक्कर बीजेपी और बीएसपी के बीच हुई, धीरेन्द्र सिंह और वेदराम भाटी के बीच हुई। अब यहां गौर करने वाली बात है, ये ठाकुर या राजपूत कम्युनिटी है और ये गुर्जर कम्युनिटी। बीएसपी ने गुर्जर कम्युनिटी पर फिर दाव लगाया है। अभी मैं आपको कास्ट इक्वेशन भी बताऊंगा, जेवर का कास्ट इक्वेशन क्या है, कौन सी बिरादरी कितनी भारी है वोटर्स के संदर्भ में, भाई नंबर ऑफ वोट के संदर्भ में। तो ये तो हो गई 2017। अब जरा 2012 देख लीजिए। 2012 में वेदराम भाटी, 2012 में बीएसपी की 80 सीटें आई थी, 80 सीट। अब उन 80 सीटों में से एक सीट ये भी थी, वेदराम भाटी 67,000 वोट इन्होंने पाया। अब देखिए धीरेन्द्र सिंह कांग्रेस से लड़े,
कांग्रेस से लड़े लेकिन वोट पाया 58,000। इसका मतलब इलाके में ठीक ठाक रुतबा उनका था। सपा से विजेंद्र सिंह भाटी 35,000 वोट। अब यहां गौर करने वाली बात क्या है, जैसे अभी मान लीजिए बीएसपी ने सतवीर नागर को टिकट दिया धनकौर की रैली में आकाश आनंद ने, तो लोग ये भी कहेंगे कि भाई मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हो रहा है, बीएसपी के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, लोग यही कहेंगे, जबकि बीएसपी की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां गौर करिए कि 2012 में बीजेपी का प्रत्याशी कितने वोट पा रहा है। तो देखिए बीजेपी के सुंदर सिंह राणा सिर्फ 6,000 वोट पाए हैं, और स्पेसिफिक कहें तो 6,334 वोट सुंदर सिंह राणा को मिले, चौथे नंबर पर रहे। तो 2012 में जो बीजेपी जेवर से सिर्फ 6,000 वोट पाती है, 2017 में वो 1 लाख वोट पाने लगती है। सिर्फ 5 साल में ये चमत्कार कैसे हो गया? कहने का मतलब हवा कभी भी किसी के भी पक्ष में चल सकती है, इसलिए किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं 2012 में बीजेपी के प्रत्याशी को सिर्फ 6,000 वोट मिले, और 2017 में बीजेपी का प्रत्याशी 1 लाख से ज्यादा वोट पाता है और जीतता है। तो ये जेवर की इक्वेशन। अब कुछ और बातें करते हैं, जरा ये समझते हैं जेवर में किस जाति का कितना प्रभाव है। तो अनुसूचित जाति और दलित लगभग 80,000 है, यानी सबसे ज्यादा। लेकिन जेवर को जो चीज बाकी असेंबली सीट से अलग बनाती है वो यहाँ की राजपूत कम्युनिटी के वोटर हैं, जो कि बड़े ही डोमिनेटिंग हैं। 70,000 राजपूत और ठाकुर वोटर माने जाते हैं जेवर में, और इनको टक्कर मिलती है इन टर्म्स ऑफ वोट गुर्जर कम्युनिटी से। इनकी आबादी भी लगभग 70,000 है। मुस्लिम कम्युनिटी अपेक्षाकृत कम है, 30,000। अन्य पिछड़ा वर्ग 30,000, जाट वोटर 25,000, ब्राह्मण 25,000, वैश्य वोटर 15,000। यह है जेवर का कास्ट इक्वेशन। अच्छा, यहां परिसीमन के बाद 10-12 ऐसे गांव भी जुड़े थे जो गुर्जर बहुल थे, तो गुर्जर वोटर भी यहां डोमिनेट करते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहां अनुसूचित जाति या दलित कम्युनिटी के बाद राजपूत और गुर्जर वोट ही सबसे ज्यादा है। तो अगर बीजेपी ने, जिसकी संभावना मैं सोचता हूं कि 99% चांस है बीजेपी धीरेन्द्र सिंह को ही टिकट देगी, तो मामला यहां बीजेपी की ओर से राजपूत कैंडिडेट होगा, ठाकुर कैंडिडेट होगा, और गुर्जर का ऐलान, गुर्जर प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है बीएसपी की ओर से। सपा के लिए जेवर वो सीट नहीं है जहां वो कभी फाइट में, क्योंकि कभी गठबंधन हुआ तो आरएलडी को दे दिया, कभी लड़े नहीं क्योंकि आरएलडी लड़ी, और कभी लड़े तो थोड़ा कम अच्छा इनका परफॉर्मेंस था सपा का। तो आप जेवर में, लेकिन वो याद रखिएगा हवा कभी भी किसी के पक्ष में चल सकती है, और हवा चलती है तो फिर सारे आकलन, सारे पोल पंडित सब उड़ जाते हैं। तो इसलिए कास्ट इक्वेशन को देखते हुए, क्योंकि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है जनरल सीट पर अखिलेश यादव ने 2 टिकट ऐसे थे जो एससी कैंडिडेट को दे दिए थे। अगर सपा यहां किसी एससी कैंडिडेट पर दाव खेलती है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक चांस बन सकता है। मैं कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी फिर जिधर हवा जिसको ले जाए। तो यह है जेवर का समीकरण। मामला त्रिकोणीय है। हाँ, यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में यह सीट कांग्रेस को भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मामला ट्रायंगुलर है, मामला बाइपोलर होगा। बिल्कुल मत समझिएगा बीएसपी के कैंडिडेट को हल्के मत लीजिएगा, ना ही सिटिंग एमएलए को हल्के में लीजिएगा, और ना ही सपा का प्रत्याशी अगर उतरेगा तो वो इस जेवर की बाजी को हल्के में किसी के हाथ में जाने नहीं देगा। यह है जेवर का पूरा इक्वेशन। जेवर सबसे वीवीआईपी सीट है, एयरपोर्ट की वजह से, विकास कार्यों की वजह से, और नोएडा जैसे हाईटेक शहर से करीब होने की वजह से। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है जेवर किसके खाते में जा सकती है, और सपा की ओर से कैंडिडेट कौन हो सकता है? कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं कहता हूं कि बीएसपी की ओर से अगर किसी को टिकट मिला है
तो 99% चांस तो है चलो वो लड़ेगा। पर बहन जी लास्ट मोमेंट पर भी कई बार ऐसा हुआ टिकट काट देती। उनको अगर किसी के बारे में रिपोर्ट मिली कि भाई यहां कुछ गड़बड़ है तो वो टिकट काटने में देर नहीं लगाती। सबसे राजनीति में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है बहन जी टिकट काटने के मामले में। तो खैर अब देखते हैं जेवर की बाजी किसके हाथ आती है। अभी बहुत कुछ परतें सामने खुलनी बाकी हैं और नाम सामने आने बाकी हैं। सपा की ओर से चौंकाने वाले नाम का ऐलान भी हो सकता है सीट कांग्रेस को भी मिल जाए। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।